तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 147 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था क्योंकि मैनेजर किम को काफी सारे पैसे कमाने होते हैं, इसलिए टॉम उन्हें एक ऐसा काम देता है जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मैनेजर किम के लिए दिक्कत वाली बात ये होती है कि टॉम ने उनको एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप करने का मिशन दिया होता है। इसलिए आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मैनेजर किम टॉम को कहते हैं, आखिर ये सब कुछ क्या है? तुम चाहते हो मैं किसी को किडनैप करूं और ऊपर से जिस पुलिस ऑफिसर को तुम किडनैप करने के लिए मुझे बोल रहे हो वो मुझे किसी भी तरीके से गलत नहीं लग रहा है उसके कागज देख के। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं किसी ऐसे बंदे को किडनैप कर लूं? लेकिन टॉम मस्त चाय पीते हुए कहता है, मैनेजर किम तुमने कहा था तुम्हें पैसे चाहिए है ना? भले ये काम थोड़ा गलत तरीके का है लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ऐसा काम चुना है जिसमें तुम्हें काफी प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते तो मैं ये काम किसी और को दे दूंगा। लेकिन तुम्हें बताना चाहता हूँ जो ऊपर की कमाई होती है इसमें 3 गुना ज्यादा होगी। और सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप करने में मैनेजर किम को काफी सारा पैसा मिल रहा होता है। इसलिए मैनेजर किम को बात समझ आ चुकी होती है कि ये मिशन कोई मामूली मिशन तो नहीं है, जरूर इस चीज में ऐसा कुछ भी है जो टॉम उनसे छुपा रहा है। लेकिन टॉम अब भी मैनेजर किम को कहता है, मैनेजर किम मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें एक दिन ऐसा मिशन दूंगा जो सच में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले भी बताया है ना? मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैंने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की शुरुआत क्यों करी थी। मैंने तुम्हें बताया था जब समय आएगा तब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसलिए तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें अपने अंदर थोड़े से बदलाव लाने चाहिए? मैनेजर किम इस बारे में ध्यान से सोचना और साथ ही साथ में अपनी बेटी के बारे में भी ध्यान से सोचना। तुम्हें उसका ख्याल रखना है, तुम्हें पैसे कमाने हैं। अभी मैनेजर किम को मिंजी की याद आ रही होती है और क्योंकि मैनेजर किम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मिंजी को किसी भी तरीके की दिक्कत हो, यानी कि पैसों से रिलेटेड या फिर उसकी पढ़ाई वढ़ाई में किसी भी चीज की कमी ना रहे, इसलिए मैनेजर किम टॉम की बात मान जाते हैं और इस मिशन को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हम देखते हैं मैनेजर किम अपनी कार में निकल चुके होते हैं अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए और कार के अंदर ही एक पेपर में उस बंदे की डिटेल पड़ी होती है जिसको मैनेजर किम को किडनैप करना होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये बंदा एक पुलिस ऑफिसर होता है और इस बंदे का नाम होता है पार्क होंग जिन। इस बंदे ने अपना हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद ही अपना करियर स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे। और इसकी डिटेल्स में जो मैनेजर किम को खास चीजें दिखती है वो ये होती है कि पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद इसके प्रमोशन काफी ज्यादा तेजी से हुए हैं, जो कि थोड़ी अजीब बात तो है क्योंकि इतनी तेजी से किसी के भी प्रमोशन होना थोड़ी अजीब बात है। और अब इस बंदे की रैंक चीफ इंस्पेक्टर की हो चुकी होती है। इस वक्त ये बंदा नेशनल पुलिस एजेंसी हेडक्वार्टर्स में काम करता है और अपने डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा चांस इसी के है कि ये सीनियर सुपरवाइजर बनेगा। और इतनी कम उम्र में इतनी अचीवमेंट्स बहुत ही कम लोगों को मिलती हैं। हालांकि इसकी इतनी तरक्की की वजह से इसके अगल बगल के जो पुलिस वाले होते हैं वो इससे जलते हैं। ये बंदा एक तरीके का 30 मार्का किस्म का होता है जिसका नाम अपने डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा छाया हुआ रहता है क्योंकि इसके पेपर्स में ये भी लिखा है कि ये काफी ज्यादा स्किल्ड बंदा है। तो खैर मैनेजर किम निकल चुके होते हैं इसको दबोचने के लिए और ये बंदा अभी अपने स्टेशन में ही होता है जहाँ पे इसका एक बार फिर से प्रमोशन हो चुका होता है और इसके अगल बगल के पुलिस ऑफिसर इसको बधाइयां दे रहे होते हैं। जो लेडी ऑफिसर्स होती हैं वो जबरदस्ती से चिपक रही होती हैं और इससे बातें कर रही होती हैं, लेकिन ये बंदा एक स्माइल के साथ उन सबको इग्नोर कर रहा होता है। मतलब कि भाई की फुल डिमांड चल रही है अपने डिपार्टमेंट के अंदर। तो खैर सारे अपने मेट्स को टाटा बाय बाय बोल के अभी ये यहाँ से निकल लेता है और जो इससे बड़ी उम्र के पुलिस वाले होते हैं वो इससे जल रहे होते हैं क्योंकि सारी लड़कियां उसके साथ चिपकी रहती हैं। साथ ही साथ में बुढ़े पुलिस वालों के बीच में ये भी बात चल रही होती है जो पार्क होंग जिन है उसके पास अपना कोई पर्सनल खबरी है जो उसे काफी सारे गलत कामों की इंफॉर्मेशन ला के देता है और उसी वजह से पार्क होंगजिन का प्रमोशन इतनी तेजी से हो रहा है। तो खैर पार्क होंगजिन से इनका किलसना और किलसाना तो चलता ही रहेगा, लेकिन अभी के लिए पार्क होंगजिन पार्किंग एरिया में पहुंच जाता है अपनी कार के पास और चुपचाप से अपनी कार पे बैठ के यहाँ से बस निकलने ही वाला होता है। लेकिन इतने में ही उसे एहसास होता है कि उसकी कार की पीछे वाली सीट में कोई बैठ रखा है। इसलिए पार्क होंगजिन कहता है, आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम मेरी कार के अंदर कैसे आए? ऑब्वियसली पार्क होंगजिन के पीछे उसका बाप बैठा होता है। I mean, उसके पीछे मैनेजर किम बैठे होते हैं और कहते हैं, मिस्टर पार्क होंगजिन मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहता हूँ। क्या मुझसे बात करना चाहते हो? लेकिन तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? लेकिन इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैरा सीन टॉम ली से बात कर रही होती है और टॉम सैरा को कहता है, सैरा मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि ये पुलिस किडनैपिंग है क्या? तुम भला मेरे मुंह से और क्या सुनना चाहती हो सैरा? सर बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या आपको सच में लगता है कि मैनेजर किम आपकी बात को बस मान जाएंगे? आपको लगता है आप मैनेजर किम को बोलोगे कि ये सिंपल पुलिस किडनैपिंग है और बस वो ऐसे ही मान जाएंगे? मैं जानती हूँ आप मैनेजर किम को एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हो जो हर तरीके के गलत काम भी करने के लिए तैयार हो जाए। और जहाँ तक मुझे लगता है जिस पुलिस ऑफिसर को आपने किडनैप करने के लिए कहा है वो कोई दूध का दूल्हा पुलिस ऑफिसर नहीं है ना? ये मिशन कोई मामूली मिशन वो मैनेजर सिन
तुम इतनी सारी बातों के लिए चिंता कर रही हो। मैंने जो मैनेजर किम को किडनैपिंग का मिशन दिया है वो इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैनेजर किम की अपनी एक क्लास है। तुम बस इंतजार करो और देखती रहो। मेरे पास हर चीज का एक रीजन है और उन्हीं रीजंस की वजह से मैं ये सारे के सारे काम कर रहा हूँ। इसका मतलब टॉम कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। उसने मैनेजर किम को उनके मिशन के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई है। इसी के साथ हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर मैनेजर किम को कहता है, माफ करना लेकिन मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। अगर तुम अभी मेरी कार से बाहर नहीं निकले तो तुम्हें थोड़ी देर में पछतावा होने वाला है। होंगजिन ने अपनी गन भी अपने हाथ में ले ली होती है मैनेजर किम को टपकाने के लिए, पर इतने में ही मैनेजर किम ने पीछे से इस बंदे की गर्दन पकड़ ली होती है और ये बंदा अभी ठीक से हिल भी नहीं पा रहा होता। होंगजिन की हालत खराब हो चुकी होती है और मैनेजर किम कहते हैं, माफ करना क्योंकि ये मेरा मिशन है, इसलिए जितनी सफाई से हो सके मुझे इस मिशन को कंप्लीट करना होगा। सॉरी, तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि इस मिशन को मैं आराम से पूरा कर लूं। तो खैर इस बंदे को बेहोश करने में मैनेजर किम को ज्यादा कुछ मेहनत नहीं लगती। तो खैर मैनेजर किम ने टारगेट डाउन कर दिया होता है और अब मैनेजर किम टॉम को कॉल करके ये पूछने वाले होते हैं कि इसको लेके कहाँ पे जाना है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ लड़कियों को जो कि गैंगवॉन-डो में एक बीच में आई होती हैं। ये लड़कियां यहाँ पे मजे मस्ती करने के लिए आई होती हैं, खेलने कूदने के लिए आई होती हैं। और ये जो दोनों लड़कियां होती है ये दोनों फिल्म क्लब की लड़कियां होती हैं और इन दोनों की ही उम्र 20 साल की होती है। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन दोनों के साथ यहाँ पे मिंजी भी आई होती है और ऑब्वियसली ये दोनों की दोनों लड़कियां मिंजी की सीनियर है फिल्म क्लब में। इनमें से एक लड़की मिंजी को कहती है कि क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें यहाँ आने की परमिशन दी थी। मिंजी कहती है, हाँ मुझे परमिशन तो मिल गई थी लेकिन। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक थोड़ा सा पुराना सीन जहाँ पे मिंजी अपनी एक किसी सीनियर से कॉल पे बात कर रही होती है, जहाँ पे ये सीनियर मिंजी को बताती है कि गैंगवॉन-डो के यांग यांग में एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई है जहाँ पे तुम्हें 3 गुना पैसा मिल सकता है। मिंजी ने कॉल को स्पीकर में रख रखा होता है और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह करते हुए कहती है, क्या ये सिर्फ सर्विंग जॉब है और इसमें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। तो खैर मिंजी इस चीज के लिए हाँ तो बोल देती है लेकिन उसको अपने फादर की परमिशन चाहिए होती है और मिंजी की सीनियर्स को घंटा किसी की भी परमिशन नहीं चाहिए होती। साथ ही साथ में मिंजी की सीनियर ने मिंजी के लिए पहले से ही एक स्विम सूट भी मंगा लिया होता है ताकि ये लोग वहाँ पे जो बीच है वहाँ पे मस्ती भी कर सकें। बट मिंजी अभी स्विम सूट वाली बातों में ध्यान नहीं देती और कहती है कि पहले मैं अपने डैड से परमिशन ले लेती हूँ। और मिंजी के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात होती है कि उसके डैड ने उसको परमिशन दे दी होती है। अभी हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आ चुके होते हैं जहाँ पे मिंजी बीच में होती है और मिंजी अपने मन में बोल रही होती है, मुझे काफी हैरानी हो रही है, डैड ने मुझे वो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए परमिशन दे दी। मैंने डैड को बताया था कि मैं गैंगवॉन-डो जा रही हूँ लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और परमिशन दे दी। खैर गैंगडोंग एक बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या ही गलत हो जाएगा। वैसे भी अगर मुझे भी एक अच्छा फिल्म मेकर बनना है तो मुझे एक्सपीरियंस की जरूरत है और एक्सपीरियंस पाने के लिए मुझे यहाँ पे आना होगा। मुझे भी दुनिया की समझ होनी चाहिए ताकि मुझे सब कुछ पता हो। हमें अपनी जवानी का अच्छे से अनुभव करना चाहिए। ठीक है मिंजी, तुम्हें घबराना नहीं है, बस तुम्हें अपना काम करना है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर किम पुलिस ऑफिसर को किडनैप करके लेके जा रहे होते हैं और मैनेजर किम को पुलिस ऑफिसर को गैंगवॉन-डो में ही लेके जाना होता है। बट गैंगवॉन-डो एक बहुत ही बड़ी जगह है, मतलब कि पूरा का पूरा एक शहर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यांग यांग बीच के एक लग्जरी होटल का सीन जहाँ पे 2 कस्टमर अपने खाने का वेट कर रहे होते हैं और एक बंदा कहता है गुस्से में, कम ऑन, तू क्या पूरे दिन भर उसको पकाती रहेगी? ए लड़की, क्या तू जो मेरे खाने में इंग्रेडिएंट डाल रही है वो तू घर से लेके आ रही है? जो लड़की इस बंदे की डिश तैयार कर रही होती है कहती है, सर बस हो गया, मैं अभी आपके लिए लेके आती हूँ। और जो कस्टमर होता है इस लड़की को पीछे से मतलब एक तरीके की गाली दे रहा होता है। बट ये लड़की और कर भी क्या सकती है, इस बेचारी को अपना बस काम करना है। यहाँ पे बेचारी लड़की अपने मन में बोल रही होती है, आखिर मुझे इस तरीके का काम क्यों करना पड़ रहा है। अगर पास्ट में मेरे डैड के साथ वो सिचुएशन ना हुई होती तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। अगर डैड के साथ ये सब कुछ ना हुआ होता तो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई होती। अगर मेरे फादर भी एक सक्सेसफुल इंसान होते तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। और गाइस ये जो लड़की होती है इसको हमने पहले भी देखा होता है, इसका नाम होता है जू हैरी और ये लड़की किसी टाइम पे मिंजी की क्लासमेट हुआ करती थी और इस लड़की का बाप बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था। इसके बाप की बहुत ज्यादा पहचान थी, बहुत अमीर था इसका बाप। लेकिन इसके बाप ने बस गलती ये करी थी कि मैनेजर किम से पंगे ले लिए थे और मैनेजर किम को इसका बाप बोल रहा था कि एक कॉल में मैनेजर किम का पूरा करियर बर्बाद कर देगा, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन उल्टा मैनेजर किम ने ही सिर्फ एक कॉल करके इस बंदे की जिंदगी ही बर्बाद कर दी थी। यानी कि हैरी का बाप उसके बाद से काफी गरीब हो चुका था और आज हैरी के ये दिन आ चुके हैं कि उसको होटल में काम करना पड़ रहा है। हैरी यही सोच रही होती है कि अगर उसे ऐसी हालत में मिंजी देख लेगी तो क्या होगा। वैसे भी इस लड़की ने मिंजी के साथ पहले बहुत ज्यादा गलत करा है, इसलिए ये सोच रही होती है अगर मिंजी इसको ऐसी हालत में देख लेगी तो मिंजी को तो काफी मजा आएगा। तो खैर गाइस इसी के साथ ये वाला
चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और कमेंट में मुझे बताओ कि मैनेजर किम ने किस बंदे को एक कॉल करा था जिस वजह से इसके बाप की हालत खराब हो चुकी थी, इसके बाप का पूरा करियर खत्म हो चुका था। और आपको बता दो हायरी का बाप कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था, उसकी पहुंच काफी ऊपर तक थी। उसके बावजूद भी मैनेजर किम की सिर्फ एक ही कॉल पे उसका करियर खराब हो चुका था। तो वो इतना खतरनाक बंदा कौन था जिसको मैनेजर किम ने एक कॉल करके ये सब कुछ करवाया था? वो सब कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, यानी कि उस बंदे का नाम। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।